रहे हैं इनसाइड द रेड्स उर्दू। ये कहानी एक ऐसे ऑपरेशन की है जिसे अमेरिकी फौज की तारीख की बड़ी नाकामियों में से एक समझा जाता है, क्योंकि इसमें सैकड़ों सोमाली शहरियों की हलाकत के साथ साथ 18 अमेरिकी फौजियों की हलाकत हुई, जिनमें से कई की लाशों को मोगादिशु की गलियों में घसीटा गया। इस कहानी की शुरुआत कई माह कबल यानी जून 1993 में हुई, जब जनरल फराह इडियत के हुक्म पर अक़वाम मुत्तहिदा की अमन फौज में शामिल पाकिस्तानी दस्ते पर हमले में 24 पाकिस्तानी फौज हलाक और दर्जनों जख्मी हुए थे। इस कार्रवाई के बाद अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ से जनरल इडियत की मलेशिया के खिलाफ कार्रवाई के मुतालबे के नतीजे में अमरीकी फौज जनरल इडियत की खोज में मसरूफ़ हो गई। जुलाई में अमरीकी फोर्सेस ने इडियत के घर छापा मारा, जिसमें उनके कबीले के कई रहनुमा हलाक हुए और निजताया जंगजुओं ने अमरीकी फोर्सेस और अक़वाम मुत्तहिदा की अमन फौज पर हमले तेज कर दिए। सूरत हाल इस कदर ख़राब हो चुकी थी कि अमरीकी सदर बिल क्लिंटन ने इडियत को पकड़ने के लिए टास्क फोर्स रेंजर्स को सोमालिया भेजा। अमन फौज के पाकिस्तानी दस्ते में शामिल 24 एहलकारों की हलाकत के बाद जनरल फराह इडियत एक इंतहाई मतलूब शख्स बन चुके थे और सोमालिया में जारी खाना जंगी को ख़त्म करने के लिए उन्हें रोकना नागुज़ीर समझा जा रहा था। टास्क फोर्स के पास खुफिया मालूमात थी कि जनरल इडियत के कमांडर वहां एक अहम मुलाकात करने के लिए मौजूद होंगे। अब्दुल अजीज़ अली इब्राहिम के मुताबिक यह दुश्मन का इलाका था जहां किया गया ऑपरेशन बारी तरह नाकाम हुआ। इब्तिदा में हुक्काम का ख्याल था कि यह ऑपरेशन 90 मिनट में ख़त्म हो जाएगा, ताहम अंदाजों के बिल्कुल बरक्स अमरीकी फोर्सेस की वापसी अगले 17 घंटों तक भी मुमकिन न हो सकी। मिशन के आगाज के 50 मिनट बाद जंगजुओं ने रॉकेट लॉन्चर्स की मदद से पहला ब्लैक हॉक मार गिराया और उसके लगभग 20 मिनट बाद दूसरे ब्लैक हॉक का भी यही अंजाम हुआ। जमीन पर मौजूद अमरीकी दस्तों ने मार गिराए गए हेलीकॉप्टरों तक पहुंचने की कोशिश की, मगर हर तरफ फायरिंग की गूंज थी और बज़ाहिर अमरीकी फोर्सेस को चारों तरफ से घेर लिया गया था। अब्दुल अजीज़ कहते हैं कि सोमाली मलेशिया के अरकान हर तरफ फायरिंग कर रहे थे, उन्हें जहां भी अमरीकी नजर आता तो वो गोली चला देते। अमरीकी जवाबी फायरिंग कर रहे थे। ये सूरत हाल अगली सुबह तक जारी रही, यानी करीब 18 घंटे तक। अमरीकी फौजियों सोमाली मलेशिया के नरगे में बारी तरह फंस चुके थे। उन्हें बचाने के लिए एक रेस्क्यू ऑपरेशन प्लान तरतीब दिया गया, जिसके तहत पाकिस्तानी, मलाइशियन और अमरीकी अफवाज पर मुश्तमिल अक़वाम मुत्तहिदा के दस्तों को रात गए मुतासिरा इलाके की जानिब रवाना किया गया। इतने घंटे गुजरने के बावजूद वहां दोनों गिरोहों के बीच फायरिंग जारी थी। इस वक्त तक फिजा में मौजूद बकिया अमरीकी हेलीकॉप्टर वापस बुला लिए गए थे। अक़वाम मुत्तहिदा की दरख्वास्त पर इस रेस्क्यू ऑपरेशन में पाकिस्तानी दस्तों ने टैंकों और बख्तरबंद गाड़ियों समेत हिस्सा लिया था, जबकि अमरीकी फौजियों की वापसी के लिए 3 खाली बख्तरबंद गाड़ी भी ले जाई गई। पाकिस्तानी फौज के इंस्टीट्यूट ऑफ मिलिट्री हिस्ट्री के मैगजीन बगल एंड टर्म्पल के लिए एक तहरीर में डॉक्टर अंसार नकवी लिखते हैं कि अमरीकी फौजियों को बचाने के इस रेस्क्यू ऑपरेशन में पाकिस्तानी और मलाइशियन दस्तों ने नुमायां किरदार अदा किया था। उनके मुताबिक रेस्क्यू टीम रात 11 बजे बंदरगाह से रवाना हुई, जिसमें सबसे आगे पाकिस्तानी दस्ते और उनके बाद अमरीकी और मलाइशियन दस्ते लड़ाई के मकाम की तरफ गामजन थे। डॉक्टर अंसार नकवी के मुताबिक पाकिस्तानी फोर्सेस को ये जिम्मेदारी दी गई कि क्विक रिस्पांस फोर्स को बंदरगाह से ओलंपिक होटल तक ले जाना है, इलाके का मुहासरा कार्डन करना है, फायर सपोर्ट देना है और जब रेंजर्स को रेस्क्यू कर लिया जाए तो उनका महफूज इनखला यकीनी बनाना है। यानी इस रेस्क्यू ऑपरेशन में पाकिस्तानी फोर्सेस को सबसे पहले अंदर जाना था और सबसे आखिर में बाहर आना था। एक टैंक ऑपरेटर रसालदार इफ्तिखार ने अंसार नकवी को दिए एक इंटरव्यू में इस ऑपरेशन को याद करते हुए बताया कि पाकिस्तानी टैंक इस रेस्क्यू की क़यादत कर रहे थे, मगर उनमें नाइट विजन यानी अंधेरे में देखने की सलाहियत नहीं थी और तनगलियों से गुजरते हुए उन्हें शदीद मुज़ाहमत का सामना करना पड़ रहा था। इस तारीकी के बावजूद रेस्क्यू टीम दोनों हेलीकॉप्टरों के मलबे तक पहुंचने में कामयाब रही और प्लान के मुताबिक शदीद फायरिंग के तबादले के दौरान आहिस्ता आहिस्ता फंसे हुए अमरीकी फौजियों को बाजियाब किया जाने लगा, जबकि क्विक रिस्पांस टीम का एक ग्रुप मलेशिया पर जवाबी फायरिंग कर रहा था। अंसार नकवी लिखते हैं कि रात 3 बजे के करीब टैंकों का ईंधन खत्म होने लगा था, क्योंकि ये 3 घंटों से चल रहे थे और उन्हें बारी बारी रिफ्यूलिंग यानी ईंधन भरने के लिए भेजा गया। मलाइशियन दस्ते में शामिल 2 बख्तरबंद गाड़ियों पर रॉकेट लॉन्चर से हमले किए गए और इस रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान एक मलाइशियन और एक पाकिस्तानी फौजी की हलाकत भी हुई। मार्क बाउडन की किताब ब्लैक हॉक डाउन
के मुताबिक इस बड़ी रेस्क्यू फोर्स में अमरीकी फौजियों समेत फौज के सैकड़ों एहलकारों के साथ साथ 4 पाकिस्तानी टैंक और 28 मलाइशियन आर्मर्ड व्हीकल्स शामिल थे। बाद-अज़ां PBS को दिए गए एक इंटरव्यू में इस बात का इदराक इस वक्त सोमालिया में अमरीकी फोर्सेस के कमांडर जनरल थॉमस मिंटगोमरी ने भी किया। उनका कहना था कि रेस्क्यू टीम में पाकिस्तानी टैंकों में नाइट विजन की सलाहियत नहीं थी, मगर ये सफ अव्वल में थे। तंग रास्तों से गुजरते हुए उनकी रफ्तार कम थी, उसके बावजूद ऑपरेशन कामयाब रहा। जनरल मिंटगोमरी के मुताबिक मोगादिशु में सिर्फ 8 टैंक थे, जिनमें से सिर्फ 4 ऑपरेशनल यानी फाल थे। उनके मुताबिक ये पुराने अमरीकी टैंक एक दौर में पाकिस्तान को दे दिए गए थे और अब उन्हें इस्तेमाल में लाने की दरख्वास्त की गई थी। एक इंटरव्यू में जनरल मिंटगोमरी ने कहा था कि उन्हें इस रेस्क्यू ऑपरेशन में शामिल पाकिस्तानी और मलाइशियन फौजियों पर फख्र है। मार्क बाउडन की किताब ब्लैक हॉक डाउन के मुताबिक मोगादिशु का फुटबॉल स्टेडियम, जहां पाकिस्तानी हेडक्वार्टर कायम था, का ग्राउंड रेस्क्यू किए गए जख्मी फौजियों से भर चुका था और उनके जिस्मों पर संगीन चोटें थीं, जिसकी वजह से कई जख्मियों के कपड़े फाड़कर जख्मों का इलाज किया जा रहा था। अहम इस रेस्क्यू ऑपरेशन के बारे में सना 2001 में बनने वाली मरूफ फिल्म ब्लैक हॉक डाउन में पाकिस्तानी शिराकतदारी को नज़रअंदाज किए जाने का इल्ज़ाम लगाया गया था। जैसे साबिक पाकिस्तानी फौजी सदर जनरल मुशर्रफ ने अपनी किताब इन दी लाइन ऑफ फायर में लिखा कि अफसोस है कि फिल्म ब्लैक हॉक डाउन में सोमालिया में मलाइशिया और पाकिस्तान के किरदार को नज़रअंदाज किया गया। जब अमरीकी फौजी मोगादिशु के गुंजान आबाद इलाके में फंस गए तो ये पाकिस्तानी फौज की 7वीं फ्रंटियर फोर्स रेजिमेंट थी, जिसने वहां पहुंचकर उन्हें रेस्क्यू किया। बेशक अमरीकी फौजियों ने बहादुरी दिखाई, मगर हम बराबर के मुस्तहिक थे, अगर ज्यादा नहीं। मगर फिल्म साजों ने इस वाक़ये को ऐसे जाहिर किया जैसे ये सिर्फ अमरीकियों के गिर्द ही घूमता है।